Good morning, everyone. Myself, Himani. And myself, Ritu. We are here to deliver the presentation on the topic silicons. Before we started, let me quickly explain the word polymers. So, poly means many and mers means unit or part. So polymers can be classified into two parts, inorganic polymers और organic polymers. Inorganic polymers में सिलिकॉन फॉस्फोरस के साथ जो उसके डेरिवेटिव्स है या एल्यूमिनियम, और ऑर्गेनिक के साथ कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। हमने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही हुआ है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में। इस चैप्टर में हम सिलिकॉन्स और फोस्फाइंस के बारे में पढ़ेंगे, बट आई एम एक्सप्लेनिंग द सिलिकॉन पॉलीमर्स. So polymers, these are the substances which have high molecular mass and formed by the repetition of monomeric unit. These are also called macromolecules, which means large molecules. Polymers को हम macromolecules भी बोलते हैं, but हम इसको macromolecule, but the converse is not true, क्योंकि macromolecules may be single unit, but polymers जैसे मैंने बताया कि ये रिपीटिशन ऑफ एन मोनोमेरिक यूनिट्स है. और पॉलीमराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द मेन टॉपिक. What are silicons? Silicons are the polymeric organosilicon derivatives हिमानी वेट containing. बेटा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बेटा हिमानी. आप Yes. इसको स्लाइड शेयर में चला सकते हो? थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा स्लाइड शेयर में. F5 करके जो आप दबाते हो उससे तो पूरा स्क्रीन पे पूरा यही नजर आएगा और कुछ चीज नजर नहीं आएगी. आप ऐसे ही करना हाँ चाहोगे? सर, एक मिनट. मैंने याद दिला दी. मैंने कहा वो प्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा. हाँ, ये आपके राइट साइड को बिल्कुल बिल्कुल सही किया बेटा आपने. हाँ हो गया, भूल हाँ, यू कैन गई. प्रोसीड. ओके डेफिनेटली यू कैन प्रोसीड बेटा. Silicons are the polymeric organosilicon derivatives containing SiO linkages. जैसे हमने पढ़ा कि पॉलीमर क्या होते हैं, और ये पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन डेरिवेटिव्स हैं, इसमें SiO linkages होते हैं. और it can also be defined as and contain alternate silicon and oxygen atoms in which the silicon atoms are joined to organic groups. So they are also called polysiloxanes. इसको हम polysiloxane भी बोलते हैं. ऑक्स मतलब जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन के लिए यूज होता है, और पॉली मींस पॉलीमर के लिए, और एन्स हमने IUPAC में पढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पे एन्स लगाते हैं. दे हैव अ जनरल फॉर्मूला R2SiO, where here R is any alkyl group and N is the number of units that can attach to it. It is also known as high temperature polymers because they have high thermal stability. जैसे हमें पता है कि सिलिकॉन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट. कार्बन भी टेट्रावेलेंट होता है, बट उसकी जो है बॉन्ड लेंथ कम होती है आपस में, तो इनकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती. बट सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, तो एक्सपैंड कर सकता है, प्रॉपरली बॉन्डिंग कर सकता है, तो इसकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है. इसको हम हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नोमेनक्लेचर. जैसे हमें पता है कि CH4 का नोमेनक्लेचर हम मिथेन बोलते हैं उसको. ऐसे ही SiH4 के लिए हम सिलेन लगा देंगे. एन हमें पता है कि एन यूज करते होते हैं हाइड्रोजन के लिए, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और SI के लिए सिलेन. ऐसे ही अगर 2 सिलेन लगे हुए हैं तो यहाँ पे हम डाई सिलेन बोल देंगे, और अगर 3 सिलेन लगे हुए हैं तो ट्राई सिलेन बोल देंगे. नंबर ऑफ सिलिकेन्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो डाई ट्राई. उसके बाद अगर यहाँ से 2H मैं हटा दूं और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा लूंगी, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल सिलेन, इसको मिथाइल ग्रुप बोलेंगे. और अगर मैं क्लोरीन ग्रुप लगा लूं तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरोसिलेन. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. IUPAC तो सिंपल ही है अभी तो. अगर अब यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप भी आ गया और मिथाइल ग्रुप भी आ गया, तो इसकी क्या नेमिंग होगी? 2 क्लोरीन है और 2 ही अल्काइल ग्रुप है, तो डाई क्लोरो डाई मिथाइल सिलेक्सेन. यहाँ पे 3 क्लोरीन है और एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ से, तो ट्राई क्लोरो मिथाइल सिलेन. सिंपल है, बस इतना तो हमने पढ़ ही रखा है पहले ही.
नाउ इट्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। OH के लिए भी यूज प्रीफिक्स ओल, हमें पता है, और इसमें वही सेम चीज हो जाएगी, बस SI के लिए SI लगाना है और H के लिए एन और उसके लिए ओल, तो इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट वाले का सिलेनोल। ऐसे अगर दो OH ग्रुप हैं तो दो H ग्रुप के लिए हम डायोल यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिलेन डायोल। और अगर यहाँ पे तीन OH ग्रुप हैं तो ट्रायोल यूज करेंगे, सिलेन ट्रायोल। अब यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप आ गए और एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पे ट्राई मिथाइल सिलेन ऐसे अगर यहाँ पे सिक्स दो दो सिलेन एटम है और यहाँ पे 6 OH ग्रुप है, तो डाई सिलेन हेक्सोल। ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है पहले से कि इसकी नेमिंग 1 के लिए क्या यूज करते हैं, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, तो ये तो इजी है अभी। ऑक्सो डेरिवेटिव्स की नेमिंग, जैसे ऑक्सो ऑक्सो के लिए कौन सा ग्रुप होता है, हमें पता है कि SiO ये जो है वो ऑक्सो के लिए यूज करते हैं हम। इसका नेम क्या हो जाएगा, अगर सब में H है तो सिलोक्सेन। तीन मिथाइल यहाँ पे 6 मिथाइल ग्रुप है, तो हेक्सा मिथाइल डाई सिलोक्सेन। अब इसकी आयुपेसी में इतना ही था, बाकी तो कुछ भी ग्रुप आ जाए, ब्रोमो ग्रुप आ जाए या फिर कोई और ग्रुप आ जाए, तो उसकी हम नेमिंग कर सकते हैं इजिली। पॉलीमर्स के नोमेनक्लेचर। पॉलीमर जैसे मैंने बताया कि क्या होता है, substances which have high molecular mass and formed by the repetition of monomeric unit। जैसे हमने पढ़ रखा है 12th क्लास में भी हमने पढ़ रखा था, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ रखा था कि रिपीटिशन, जैसे इथेन का पॉलीमर, तो CH2 कंबाइन करके एन, आई फॉरगेट द नेम कि उसका नेम क्या था उस पॉलीमर का। इथेन को हम N यूनिट्स कंबाइन करते थे तो वो उसको एक पॉलीमर बनता है, बट मुझे उसका नेम अभी याद नहीं आ रहा। तो अगर इसकी नेमिंग करनी हो हमें SiCH3O, ये मेरे को पता है कि ऑक्सेन ग्रुप होता है, ये हमें पीछे पड़ा है अभी। तो यहाँ पे N ग्रुप है, तो यहाँ पे पोली यूज कर लेंगे, बाकी नेम सेम रहेगा, डाई मिथाइल सिलोक्सेन। ऐसे ही यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है ये वाला, और ये ऑक्सेन ऑक्स वाला ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप है, तो पोली मिथाइल फिनाइल सिलोक्सेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले M आएगा फिर P आएगा, तो ये सिंपल है इसकी नेमिंग। बाकी हम इसको N यूनिट्स में ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमें एक चीज और भी याद रखनी है, एब्रीवेशंस टू रिमेम्बर। जैसे ये ऑक्स वाला ग्रुप है, यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना सकता है, बाकी यहाँ पे इसके फिलअप है, यहाँ पे तीनों आर लगे हुए हैं, तो हम इसको हम मोनोफंक्शनल चेन भी बोलेंगे। सिलिकॉन्स को भी हम क्लासीफाई 3 ग्रुप में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो बता देना मुझे। सिलिकॉन्स को भी हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लीनियर और ब्रांच्ड और साइक्लिक सिलिकेन्स सिलेन्स। तो अगर यहाँ पे एक OH है, तो इसको यहाँ पे मोनोफंक्शनल चेन, यहाँ पे M यूज करेंगे हम यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 साइड से बॉन्ड बना सकता है ये, और बाकी यहाँ से तो ये फिल ही है, तो यहाँ पे डाई फंक्शनल यहाँ पे D यूज करेंगे, फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड्स। क्योंकि ये तो साइक्लिक बना नहीं सकता क्योंकि एक ही बॉन्ड है यहाँ पे, तो बट ये दोनों तो ये साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है, और उसके वहां पे हम D यूज करेंगे। और अगर यहाँ पे 3 है तो तो हम यहाँ पे T यूज करेंगे। मेन एलिमेंट ऑफ सिलोन रेजिन नेटवर्क्स क्रॉस लिंकिंग, यहाँ पे क्रॉस लिंकेज एलिमेंट्स बनेंगे, मतलब क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो Q क्वाड्री फंक्शनल बनेगा, एंटायर क्रॉस लिंकिंग एलिमेंट ऑफ मेयरली इनऑर्गेनिक SiO2 बेस्ड नेटवर्क। सो आई होप ये समझ आ रहा होगा, ये सिंपल ही है। Now we discuss one of its applications, silicone fluids and or oils। मतलब इसमें जैसे मैंने बताया कि ये they have more advantages over organic, inorganic polymers have more advantages over organic polymers, easily market में भी available होता है ये, और it is restricted to sorry
इसकी ये इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है हाई टेम्परेचर पर। तो इनके और भी एडवांटेजेस हैं जिसपे हम ऑर्गेनिक की जगह ये यूज करते हैं, ये सिलिकॉन पॉलीमर्स यूज करते हैं हम। So silicon fluids are usually linear polysiloxane of 50 to 200 units having low molecular weight। मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 50 to 200 हो सकती है, मतलब कि 50 to 200 यूनिट्स कंबाइन करके सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स बनते हैं। कमर्शियली हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाय ट्रीटिंग अ मिक्सचर ऑफ साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन, ये जो है साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन है, एंड हेक्सामिथाइल डाइसिलोक्सेन। और इसका नेम क्या है? इसका नेमिंग तो हमें पता ही होगा क्योंकि यहाँ पे तीन 6 मिथाइल ग्रुप है और ये ऑक्स वाला ग्रुप है, सिलोक्सेन वाला। तो हेक्सामिथाइल डाई ये हमने पढ़ लिया है पहले, IUPAC नेम। इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी प्योर कंसंट्रेटेड H2SO4 में हम इसको ट्रीट करेंगे, तो देन वी गेट सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स। इसकी n यूनिट्स, यहाँ पे n की वैल्यू 50 to 200 जा सकती हैं। इस स्ट्रक्चर जो है इसको हम सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? साइक्लिक कंपाउंड्स प्रोवाइड साइड चेन बिल्डिंग यूनिट्स एंड हेक्सामिथाइल सिलोक्सेन प्रोवाइड्स चेन स्टॉपिंग ग्रुप्स। जो ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, ये वाला साइक्लोडाइमिथाइल सिलोक्सेन, ये जो है चेन बिल्डिंग यूनिट्स देता है, और सिलोक्सेन प्रोवाइड चेन स्टॉपिंग ग्रुप्स। मतलब जो चेन, ये हमने देखा कि लीनियर स्ट्रक्चर बना है इसका, और ये जो है साइक्लिक है। तो ये चेन बिल्डिंग, तो इसके अपने अलग अलग फंक्शन है। चेन बिल्डिंग यूनिट्स देता है, और हेक्सामिथाइल सिलोक्सेन प्रोवाइड चेन स्टॉपिंग ग्रुप्स। So average chain length or molecular weight of a polymer is determined by the ratio of these chain building and chain ending groups। इसके रेशियो से वेट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर डिटरमाइंड बाय रेशियो ऑफ दीज। इनका जो रेशियो होता है वो मोलिकुलर एवरेज चेन लेंथ देता है हमें। ये जो H2SO4 है वो क्या काम करता है? SiO bonds forming SiO4 esters, एंड ये जो है इसके बॉन्ड स्प्लिट करता है और ये वाला बॉन्ड बनाता है, ये ईस्टर्स एंड SiOH वाला। The esters hydrolysis back give to SiO bond. This process goes on repeating and results in the, ये प्रोसेस मतलब बार बार होता रहेगा और इसकी n यूनिट्स बनती रहेंगी, और जिसको हम बोलेंगे सिलिकॉन फ्यूल्स। इसकी बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी इंक्रीज विद chain length and are inert or non-toxic material and have low surface tension। चेन लेंथ इसका बढ़ती जाएगी तो इसकी सरफेस टेंशन जो है वो कम है। यूजेस क्या है सिलिकॉन फ्यूल्स के? यूज्ड एज अ वाटर रिपेलेंट फॉर ट्रीटिंग एंड बिल्डिंग ग्लासवेयर एंड फैब्रिक्स। Used as a dielectric insulating material as capacitor and transformer fluids, hydraulic oils, compressible fluids for liquid and springes and lubricants। और ये इनके यूजेस हैं, ये तो सिंपल लर्न करने हैं हमें कि किस चीज में यूज होता है। यूज्ड एज अ हीट ट्रांसफर मीडिया इन हीटिंग बेल्ट्स एंड कंपोनेंट्स इन कार पॉलिशेस, suntan lotion, lipstick, shampoo and other cosmetic formulations। Used as an anti-foaming agents and hydrophobic agents in sewage disposal, textile dyeing and beer making। fermentation process में use होता है ये silicon oils, and their complete inertness and non-toxicity allows them to be used in cooking oils and the processing। non-toxic होता है तो cooking oil और fruit juice में भी use होता है ये। So thank you। Now Ritu will tell the preparation of silicons। Thank you। सर उसको प्रेजेंटर बना दो अब। थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू सर।
हाँ बेटा तो आप कर सकते हो। यस सर। हिमानी आप प्रेजेंटिंग स्टॉप कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको कर दिया सर, कर दिया। सर आ रही है बेटा तो मेरी ये स्क्रीन? शेयर करो बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक आपकी। अब हो रही है शेयर सर? नहीं बेटा मेरे पास तो आई नहीं है। और किसी के पास आई है कि स्क्रीन शेयर हो रही है? 1 मिनट सर। नो सर, ओके ओके। ये माइक के पास एरो वाला बटन है ना, वहां से हाँ होगी। हाँ 1 मिनट। एक मिनट। अब हो रही है सर शेयर? शेयर हो रही है सर अब? नहीं हो रही। शो नहीं हो रहा है अभी तो बेटा, हमें तो शो नहीं हो रहा शायद। सर यहाँ तो आ गया है। सर मुझे तो हो रही है। मैं हो रही है शो सर, हो सकता है मेरे को भी हो जाएगी। ऋतु ऋतु अच्छा हो रही है सर। प्रोसीड करना है। फ्रंट पेज आ गया उसको स्क्रीन के ऊपर आपका? प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स आया है? नो सर। आप लोग वही मीटिंग में जो बच्चे को बताओ जरा कि आप लोगों को शो हो रहा है, ये स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नो क्योंकि मुझे विजिबल नहीं थी, इसलिए मैंने कहा बेटा, मैंने कहा हो सकता है मुझे ना हो, मेरे पास कनेक्टिविटी का इशू हो सर सकता है। यहाँ से तो हो गया है स्टार्ट। एक काम कर बेटा, इसको दोबारा बैक करके दोबारा वो कर, उसमें दोबारा ज्वाइन कर। कई बार टेक्निकल इश्यूज हैं बेटा, हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा ज्वाइन इससे करूँ सर? हाँ दोबारा नहीं ज्वाइन नहीं करना दोबारा। इसी स्टॉप को जो शेयरिंग आपने करके? हाँ स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा बाहर निकलो और दोबारा एंट्री करो मीटिंग में। मतलब मीटिंग में नहीं, सॉरी, इसमें प्रेजेंट दोबारा करो, शेयर दोबारा करो, स्क्रीन शेयर। ओके सर वेट। क्योंकि आपकी स्क्रीन तो हमें नजर आ रही थी पूरी, लेकिन बट वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी जिसके ऊपर आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। अब आ रही है सर? आपका ना बेटा ये जो आपकी पिक्चर है ना, जनरली वो दिख रही है, आपकी जो स्क्रीन नजर नहीं आ रही हम लोगों को। आई डोंट नो व्हाई। मतलब आपका जो ये डीपी लगा रखी, डीपी आपने कुछ नहीं लगा रखी, आर जैसे नजर आता है मीटिंग्स के अंदर जो वो आपकी फोटो पे, तो वो तो नजर आ रहा है हमें, और वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। मतलब मेरे साथ तो ये हो रहा है, आई डोंट नो औरों के साथ क्या हो रहा है। सर 1 मिनट। आपने प्रैक्टिस की थी ये हिमानी के साथ? थोड़ा आइडिया लगा था कुछ उस यस टाइम? सर, कुछ ये कल ही रात को किया था और ये कल रात तो आ रही थी। सर यहाँ तो हो रहा है स्टॉप शेयरिंग भी बस लिखा है। आर लिखा हुआ आ रहा है बस, या फिर बस आर शो हो रहा है। हाँ एक काम करो, नहीं तो किसी आप में से किसी के पास सेंड कर दो ये फाइल, वो वहाँ ओपन कर दे, जैसे हिमानी ओपन कर दे वहाँ, और आप उसको देख देख के बोल दो। फिर सर टाइम लगेगा, तो आप किसी और को सेकंड प्रेजेंटर को कर दो इतने। नहीं टाइम क्या लगना है बेटा, ये मैं आपकी लैपटॉप पे पड़ी हुई है मीटिंग। फोन से कर ले दी तू। तो फोन में मैंने अभी सेंड नहीं किया ना, मैंने लैपटॉप में ही रखा हुआ है। ओके या फिर सर दोबारा एक बार ज्वाइन कर ले ये मीटिंग। सर बाहर होगी निकल के थी स्क्रीन शो। नहीं हुई सर थी। स्क्रीन शो होगी थी। किसको होगी दी थी हुई? साथ थोड़ी। दिखी थी। हो गई थी? हो गई अब? आप बताओ बेटा, आप हो अब गई फिर है? से आ रहा है। रितु पहले थोड़ा होगी थी। वेट कर लो, फिर हो जाएगी शो। थोड़ा ऐसे यहीं पे रहने दो इसको, अपने आप शो हो जाएगी। चलो वेट कर लो, ये कह रहे हैं तो वेट कर लेते थोड़ी देर। होना चाहिए शो, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि स्क्रीन जब शेयर करते हैं तो ये आइकन नजर नहीं आता है जनरली, जो आपका टीम्स के ऊपर जो होता है ना, आपकी स्क्रीन ही नजर आती है या फिर नहीं आती, दो ही चीजें होती हैं। नेट की कनेक्टिविटी इशू हो सकता है जिसकी वजह से कुछ डिले हो, लेकिन ये आइकन नहीं नजर आता जनरली उसमें फिर पूरी स्क्रीन नजर आती है जो आपके जिसपे चल रहा होता है। ये समझ में नहीं आ रहा क्यों। कोशिश करो बेटा, तो देखो 1 मिनट मीन वाइल, नहीं तो फिर दूसरी टीम को बुलाते हैं, फिर आपका प्रोजेक्ट बाद में करवाएंगे।
ओके सर, आ रहा है कुछ? कल तो हो गया नहीं था, ऐसे किया था। नहीं, हो गया, हो सकता कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही होगी, डोंट नो अबाउट दो कि वो क्या हो रही होगी, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, होगी सर। आप एक होगी सर। होगी सर। हाँ 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 सर नहीं शो। अब शो हो हो रही, गई अब शो हो सर। रही है बेटा, अब शो हो रही है ओके बेटा। सर, ओके सर। अब जो तुम्हारी वो जो है ना पीपीटी वाला जो पोर्शन है वो क्लिक करो जरा, स्क्रीन पे आएगा तो हम बताएंगे आपको। पीपीटी आ गई सर? नहीं अभी नहीं आई। वेट ए मिनट। आप जब मेरी बात सुनो बेटा, रितु हाँ मैं हो बताता गया हूँ। हो हाँ गया हो हाँ गया हो हाँ गया। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप स्लाइड शो यूज कर लो। नहीं नहीं, इस पे नहीं, राइट, आप दोबारा उस पे चले गए हो, टीम्स वाले पे। ये इस विंडो पे नहीं जाना है, आप उस पे जाइए जिसमें आपकी पीपीटी है, उस पे क्लिक करो, क्योंकि ये आपके लिए तो यही शो होएगा जो अभी हमें शो हो रहा है। सर मैंने तो स्टार्ट कर दिया पीपीटी यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, पीपीटी स्टार्ट होता तो बेटा वो हमें स्क्रीन पे नजर आता। आपने क्विट कर लिया उस विंडो से ना जहां आपने पीपीटी खोली हुई थी ना। ये जो शेयरिंग लिखा हुआ है ना, टीम्स माइक्रोसॉफ्ट.com इज शेयरिंग लिखा हुआ है ना आपकी स्क्रीन पे। एक मिनट सर। हाँ आपकी अब हो स्क्रीन पे गया, नीचे, अब हो गया। ठीक है। अब स्लाइड शो यूज करो, स्लाइड शो स्टार्ट करो रितु, F5 से या राइट साइड को जो भी आपके आइकन वगैरह होते हैं जिससे करते हो हुआ आप है लोग। सर। अब हाँ हो गया। स्लाइड शो हुए? हाँ नहीं स्लाइड शो नहीं हुआ अभी। ये लिखा हुआ है ना लेफ्ट साइड को, जो फाइल के नीचे जो आइकन बना हुआ फ्रॉम बिगिनिंग, सर स्लाइड शो का सर आइकन है मैंने जो। स्लाइड शो तो कर दी है, मेरे को लग रहा है कि नेट कनेक्टिविटी का इशू है, लेट हो रहा है सब कुछ। चलो वेट ए मिनट, चलो एक काम करो, आप प्रोसीड करो, आप प्रोसीड करो बेटा, कोई नहीं, स्क्रीन पे कुछ तो नजर आ रहा है हम लोगों को, है ना। ओके सर। हम्म, So today I am going to tell you about preparation of silicons. How do we prepare silicons? So silicons prepare करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सिलिकॉन हेलाइड्स चाहिए। जैसे हिमानी ने बताया, सिलिकॉन हेलाइड्स का कोई एक टाइप ले लिया मैंने, जैसे क्लोरोसिलेन्स। क्लोरोसिलेन्स में भी हमें उसमें अल्काइल और अराइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड होना चाहिए। जब हमें अल्काइल और अराइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेन मिल जाएगा तो हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो है, मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? H2O ऐड करना। मैंने H2O ऐड किया, उसके बाद मेरे पास सिलिकॉन्स बन जाएगा। तो उससे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे? क्लोरोसिलेन्स। क्लोरोसिलेन्स प्रिपेयर करके उसमें अल्काइल और अराइल ग्रुप सब्सटीट्यूट करवाएंगे और उसके बाद जो है उसकी हाइड्रोलिसिस करके सिलिकॉन्स बन जाएगा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोसिलेन्स करते हैं हम। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एलिमेंटल सिलिकॉन चाहिए। तो एलिमेंटल सिलिकॉन हमारे नेचर में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में हम क्या करेंगे? कार्बन की रिडक्शन करवाएंगे। कार्बन की रिडक्शन के करवाने के साथ हमें क्या मिल जाएगा? एलिमेंटल सिलिकॉन। एलिमेंटल सिलिकॉन मिलने के बाद हमें क्या चाहिए? क्लोरोसिलेन। तो हम क्या करेंगे? सिलिकॉन में क्लोरीन ऐड करवाएंगे। क्लोरीन ऐड करवाने के बाद हमारे पास बन जाएगा SiCl4 विच इज टेट्राक्लोरोसिलेन। अब हमें पता है टेट्राक्लोरोसिलेन में अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कराना है, और जब भी हम अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्काइल और एराइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। तो अल्काइल ग्रुप हो गया हमारा RMgCl। RMgCl हमने ऐड किया टेट्राक्लोरोसिलेन में, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया ट्राइक्लोरोसिलेन विद अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, और MgCl2 बाहर आ जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो ये जो हमारा बना ट्राइक्लोरोसिलेन विद सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसमें H2O ऐड करेंगे। H2O ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड। सर अब कुछ शो हो रहा है वैसे? हाँ हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही अभी लेकिन। चलो आ देखते जाएगी, हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो आप इसमें क्या हुआ? 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। जैसे मैंने बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ऐड किया था, तो रितु बेटा, आई थिंक तुम्हारा माइक ऑफ हो गया है, हम आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है।
माइक ऑन करना। हिमानी कांटेक्ट करो रही, तुझे देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर माइक ऑफ हो गया। हाँ बेटा वो तो मुझे भी दिख रहा है, मैं बता तो रहा हूँ, बाकी पता नहीं रितु को हम लोगों की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, डोंट नो। सॉरी सर, कनेक्शन लूज हो गया था। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये चीजें चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसीड करो आप। तो कहाँ पे सर एंड हुआ था? मैं तो पढ़ा रही थी कोई तब। दिक्कत, जहाँ जहाँ हाँ बस ये यहाँ सेकंड, पे बस। हाँ यहीं से शुरू कर लो बेटा आप। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया हमने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ऐड करेंगे टेट्राक्लोरोसिलेन में। टेट्राक्लोरोसिलेन में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ट्राइक्लोरोसिलेन विद अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड, और MgCl2 जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जो हमारा ये ट्राइक्लोरोसिलेन है ये भी फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने लगता है और ग्रुप्स और एक और बना लेता है यहाँ पे डाइक्लोरोसिलेन, डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन, और MgCl2 प्रेसिपिटेट आउट हो गया। और ये भी दोबारा से फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और एक और ग्रुप बना लेगा, एक और कंपाउंड बना लेगा क्लोरोसिलेन, एंड फिर ये दोबारा से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ऐड करेगा और लास्ट में हमारे पास बन जाएगा टेट्रा अल्काइल सिलेन और MgCl2 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। बट इस प्रोसेस में एक दिक्कत ये आती है कि हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म होता है। ठीक है, मिक्सचर हमें नहीं चाहिए, ये हेल्पफुल प्रोसेस नहीं है। हमें इस प्रोसेस को एक डायरेक्ट प्रोसेस से रिप्लेस कर देते हैं, और वो डायरेक्ट प्रोसेस क्या है? मुलर रोचो प्रोसेस। तो हम मुलर रोचो प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल ही डायरेक्ट है, और इसमें हमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। मुलर रोचो प्रोसेस डेवलप किया था ईजी रोचो ने। ईजी रोचो ने इस डायरेक्ट प्रोसेस में क्या किया था? एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी एलिमेंटल सिलिकॉन से। ठीक है, और एट द टेम्परेचर 250 टू 558 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर था, और प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिलिकॉन जो है मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द टेम्परेचर रेंज 250 टू 550 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया? डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन। अभी हम यहाँ पे एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स बना रहे हैं, बाद में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करके सिलिकॉन्स बनाएंगे। और कुछ और एडिशनल रिएक्शंस हैं जो कि जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे ओलिफिन्स हमें पता है क्या होता है? डबली बॉन्डेड एल्काइल चेन्स होती हैं। जब हम ओलिफिन्स की रिएक्शन करवाते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड से, कुछ ऐसे सिलेन से जिसमें SiH बॉन्ड है, तो उसके बाद हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है क्लोरोसिलेन्स विद सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल और एराइल ग्रुप। बट ये रिएक्शन ज्यादातर कब यूज करते हैं हम? जब हमें सिलेन्स की प्रोडक्शन, वो वाले सिलेन्स की प्रोडक्शन करनी होती है जिसमें हमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप चाहिए। पॉलीफंक्शनल मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हमें उसमें चाहिए, तो हम ये वाली रिएक्शन यूज करेंगे। और ये वाली रिएक्शन का एक हम ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिया CH3SiHCl2, इसकी रिएक्शन करवाई। इसमें देख सकते हैं SiH बॉन्ड है और यहाँ पे डबली बॉन्डेड एक मैंने ले लिया सियानो इथीन। इन दोनों की रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास ये बना बीटा सियानो इथाइल मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। इसमें क्या है? हमारे पास देखो दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इस रिएक्शन को हमेशा इसी चीज में यूज करते हैं जहां पे हमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स चाहिए। और उसके बाद हम क्लोरोसिलेन्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन से। रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे पास ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन और ट्राइक्लोरोमिथाइल सिलेन। तो अब इन दोनों की जब हम रिएक्शन करवाएंगे ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बनेगा डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन। अभी हमने यहाँ पे बना लिए। अभी हमने जो पिछले सारे प्रोसेस पढ़े उसमें सिर्फ ये बनाए थे हमने क्लोरोसिलेन्स विद सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल और अराइल ग्रुप, लेकिन हमें प्रिपेयर क्या करना था? सिलिकॉन्स। तो हम क्या करेंगे? इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे
मैंने पहले ही उसमें बताया था, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ H2O। हम इसमें एडिशन ऑफ H2O जब करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डाई मिथाइल सिलेनॉल। H2O ऐड करने के बाद ओल, ओल मतलब OH ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बना डाई मिथाइल सिलेनॉल। अब इस डाई मिथाइल सिलेनॉल से हम सिलिकॉन्स बनाएंगे। डाई मिथाइल सिलेनॉल में मतलब OH ग्रुप्स हैं। OH ग्रुप से हमें एक चीज पता लगती है कि हम इसमें पॉलीमराइज कर सकते हैं। पॉलीमराइज मतलब हम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का मीनिंग होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप्स हैं, हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे डाइमिथाइल सिलेनॉल के, और यहाँ पे जो है हम H2O रिमूव करवा लेंगे। H2O रिमूव करवाने के बाद हमारे पास लीनियर डाइमर बनेगा। लीनियर डाइमर, ठीक है, यहाँ पे ये लीनियर डाइमर ऑफ सिलिकॉन हो गया। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अभी हमारे पास और भी एक्टिव OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो हम और पॉलीमराइजेशन भी कर सकते हैं और बड़ी चेन बना सकते हैं जितनी हमें चाहिए। तो हम इसमें आगे क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, हमने बहुत सारे 4 सिलेनॉल ले लिए, 4 से 5 सिलेनॉल मॉलिक्यूल्स ले लिए और सबकी पॉलीमराइजेशन करवाई, सब में से H2O रिमूव करवाया और हमारे पास एक लॉन्ग चेन बन गई, लॉन्ग नेटवर्क बन गया। तो ये क्या है, लीनियर सिलिकॉन है, सॉरी नेटवर्क नहीं, लीनियर सिलिकॉन है और लॉन्ग चेन है। और ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, इसमें मतलब दिखने में बड़ी है बट हम इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। अभी मैंने पीछे लीनियर सिलिकॉन्स पढ़ाया, लेकिन अब हम क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स पढ़ेंगे। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स में भी हमें क्या चाहिए, एल्काइल और एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन चाहिए। ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन ग्रुप्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एल्काइल और एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एडिशन ऑफ H2O करेंगे, ताकि हमें क्या मिल जाए, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। अब इसके लिए हमें पहले प्रिपेयर करना है एल्काइल और एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन। तो हमने यहाँ पे लिया एल्काइल, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या पहले लेंगे, मिथाइल क्लोराइड, उसमें सिलिकॉन, एलिमेंटल सिलिकॉन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल सिलेन। अब देख सकते हैं ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन। अगर ये रिएक्शन नहीं करवानी तो हम एक और ले सकते हैं, सिंपल है, टेट्राक्लोरोसिलेन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर देंगे और सिंपली हमारे पास बन जाएगा ट्राइक्लोरोसिलेन विद सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप और MgCl2 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये ट्राइक्लोरोसिलेन मिला, इसमें एडिशन ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस करवाई। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमारे पास बना ट्राइहाइड्रोक्सीसिलेन। ट्राइहाइड्रोक्सीसिलेन मतलब 3 OH ग्रुप। सिंपली जो यहाँ 3 Cl थे वो वाटर के 3 OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो गए और यहाँ हमारे पास ट्राइहाइड्रोक्सीसिलेन, और हम यहाँ इसको बोल सकते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड सिलेनॉल। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो OH ग्रुप्स आए हमारे पास, इसकी हम क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। पॉलीमराइजेशन के लिए हमने पहले लिए मॉलिक्यूल सिलेनॉल, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड सिलेनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पॉलीमराइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर करवाया, कंडेंसेशन करवाई और यहाँ पे चेन बन गई सिलेनॉल की। इसमें अभी और भी एक्टिव OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो और एक्टिव OH ग्रुप्स प्रेजेंट है इनकी भी पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, इस सारे के सारे H2O रिमूव करवाएंगे। सारे के सारे H2O रिमूव करवाने के बाद जो हमारे पास बनेगा वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, और वो नेटवर्क उसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। पीछे जो मैंने पढ़ाया वो लीनियर था और यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड है। क्रॉस लिंक्ड मतलब कि एक बड़ा नेटवर्क बनेगा सिलिकॉन का। उसके बाद है कि अगर हमें साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें जो हाइड्रोलिसिस करनी है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में करनी है। अगर हम कंट्रोल्ड कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगी। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, अगर दिख रहा है तो ट्रिस साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन। ट्रिस साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन में क्या है, 3 SiO बॉन्ड है, 3 सिलिकॉन है और उनके साथ एक ऑक्सीजन ऐड है और साथ में R ग्रुप्स हैं, 2 R ग्रुप्स हैं। और ये R ग्रुप्स अगर हम मिथाइल लेकर चलें तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Me2 मिथाइल 2 SiO और बाहर 3 लिख दिया, मतलब 3 है हमारे पास, 3 मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक रिंग। अगर हमें ये 4 में चाहिए तो हम 4 में भी SiO बॉन्ड बना सकते हैं, विद R ग्रुप्स ले लेंगे और हमारे पास बन जाएगा टेट्राकिस साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन। नेक्स्ट है हमारे पास फिनाइल क्लोरोसिलोक्सेन्स। अभी हमने जो पीछे पढ़े उसमें फिनाइल ग्रुप नहीं था, उसमें हम एल्काइल ग्रुप्स लेकर चल रहे थे। तो सिंपल अगर हमें फिनाइल क्लोरोसिलोक्सेन्स बनाने हैं तो कुछ भी नहीं कर, इसमें हम सिर्फ फिनाइल की एडिशन करवाएंगे। फिनाइल कहाँ से आएगा, बेंजीन से आएगा।
तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे ट्राइक्लोरोसिलेन की बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट। सुटेबल कैटालिस्ट कौन से होंगे इसमें, यहाँ पे बोरोन के कंपाउंड्स होंगे, हमें बोरोन के कंपाउंड्स ऐड करने हैं एट द टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, और कंडीशन क्या चाहिए, हाई प्रेशर हो, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो, और कैटालिस्ट बोरोन कंपाउंड्स। और किसको लेना है, हमें ट्राइक्लोरोसिलेन को लेना है बेंजीन की प्रेजेंस में। बेंजीन को हम, और इसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा फिनाइल क्लोरोसिलोक्सेन्स और H2 रिमूव हो जाएगा। लेकिन हम इस रिएक्शन में क्या होता है, जो बेंजीन होता है, सॉरी SiH बॉन्ड होते हैं फिनाइल क्लोरोसिलोक्सेन्स में, ट्राइक्लोरोसिलेन में जो HSI बॉन्ड होता है वो बेंजीन के डबल बॉन्ड पे जाके अटैच हो जाता है, SiCl3 ऐड हो गया यहाँ पे, और ये इंटरमीडिएट बन गया। इस इंटरमीडिएट से हम दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन और ट्राइक्लोरोसिलेन, H2 और CC6H6 जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे प्रिपरेशन हो गए फिनाइल क्लोरोसिलोक्सेन्स की। एंड द लास्ट स्लाइड इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स। जो सिलिकॉन पॉलीमर्स है, अब हमने वो प्रिपेयर तो करे, लेकिन उसमें फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट है, पहला फैक्टर है द नेचर ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। जो हम एल्काइल और एराइल ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं उनका नेचर क्या है, वो बड़ा है, वो छोटा है, किस साइज का है, तो इस सबसे पहले इस पे डिपेंड करेगा। सेकेंड किस पे डिपेंड करेगा कि हम ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, अगर मोर देन वन टाइप ऑफ आर ग्रुप है, एक से ज्यादा टाइप है आर ग्रुप के, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज टाइप एंड प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट्स। जो हमने स्ट्रक्चरल यूनिट्स ली उनकी टाइप क्या है और किस प्रोपोर्शन में जाएगा। जैसे मैंने बताया OH ग्रुप्स, एक्टिव OH ग्रुप्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी पॉलीमराइजेशन होगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग। जो क्रॉस लिंकिंग बनी, नेटवर्क बना, वो कितना बड़ा है, उसके और कितना बड़ा बन सकता है, वो उसके एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा। और लास्ट पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द चेन। जो हमने चेन ली उस वो कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, मीडियम साइज की है, उस पर भी डिपेंड करेगा सिलिकॉन पॉलीमर्स। तो जो शॉर्ट चेन सिलिकॉन्स होते हैं, जो जिसमें चेन, जो लेंथ ऑफ चेन होती है वो छोटी होती है सिलिकॉन्स में, वो ऑयली लिक्विड्स होते हैं, मतलब लिक्विड्स होंगे, थोड़ा ऑयली टाइप होगा। लेकिन जो मीडियम चेन सिलिकॉन्स है वो विस्कस लिक्विड, मतलब ज्यादा डेंस होंगे। डेंस हमें पता है ग्रीसेस, जेलीज एंड विस्कस ऑयल्स। लेकिन जो लॉन्ग चेन्स है, लॉन्गर क्रॉस लिंकिंग जिसमें होती है, वो रबर लाइक पॉलीमर्स होते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यू। वेरी मच बेटा। कोई स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चनिंग करना चाहता हो तो इनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आप। किसी कुछ क्वेरी हो इनकी प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, हिमानी और ऋतु बोथ, इनसे जो भी आप अगर किसी को कुछ करना चाहते हो, कोई क्वेश्चनिंग, कोई भी स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन नहीं है। एज यूजुअल हमारे जो ये टीम के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं से वी आर सो इंटेलिजेंट, इन्हें लगभग सब कुछ क्लियर होता है पहले ही। और हाँ बोलो बेटा। सर मेरा क्वेश्चन था सर, सिलिकॉन सर हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं सर? हाँ बेटा, आप लोगों ने सुना सागर ने एक क्वेश्चन पूछा नहीं आपसे। करते इफेक्ट। सागर आपको आंसर मिल गया? इन्होंने आंसर दिया जो इट इज सोल्यूबल इन एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई इसकी इतनी वो नहीं है, सिंपल है बस। ओके, थैंक यू बेटा। एंड आगे वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने काफी मेहनत करी प्रेजेंटेशन पे और काफी टाइम लिया। बल्कि मैं सोच रहा हूँ आपको जब ये सिलिकॉन हम पढ़ाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का लेक्चर करवा दूँ। मेरी जान छूट जाएगी उससे थोड़ी सी, है ना? ओके सर, नो प्रॉब्लम। अच्छी तरह प्रिपरेशन करेंगे। अभी थैंक यू हम बेटा। सिलिकॉन से प्रिपेयर कर पाए आगे, क्योंकि यही बहुत बड़ा हो गया था। नहीं यही बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा। सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये काफी बड़ा हो जाएगा। कोई नहीं, हाउ फिर भी बहुत बढ़िया है आपका। वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अब हम नई टीम के पास चलते हैं। जो टीम है हमारी, जो नेक्स्ट डील करने वाली है, शगुनदीप और शरणदीप की है। हाँ तो बेटा, am I audible बेटा? शगुनदीप एंड शरणदीप, आप लोगों में से कौन सा प्रेजेंट करने वाला है? यस सर, शगुनदीप प्रेजेंट करेगी। शगुनदीप करेगी। ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हम क्या करें, प्रेजेंटर बना देते हैं।
शगुनदीप को बनाना, शरणदीप को बनाना, शगुनदीप को। जी सर, शगुनदीप को। चलो दोनों को ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। ये लो, दोनों को ही प्रेजेंटर बना दिया बेटा। अब जिसने शेयर करना स्क्रीन शेयर कीजिए फटाफट। हो गया सर स्क्रीन शेयर, देखना एक बार। हाँ डेफिनेटली दिख रही है बेटा, बिल्कुल स्क्रीन आपकी मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है हम लोगों को। Sir, may we start? हाँ definitely. Good morning to one and all. Today I, Shagundeep Kaur, and I, Sharandeep Kaur of class BSc Non-Medical, is here before you to express our views on a very interesting topic, which is biological role of alkali and alkaline earth metals. Now, first of all, we will discuss some features of biological role of alkali and alkaline earth metals. Some alkali metal ions such as sodium and potassium and alkaline earth metal ions such as magnesium and calcium are present in biological systems. Though these ions, Na positive or K positive and Mg2 positive and Ca2 positive, quite similar chemically, but they are differ greatly in their biological activities. Their distribution in biological system is also very different. And the most salient feature is that Mg2 positive and K positive are present in higher concentration inside the cell, and Na positive and Ca2 positive, and that the relative concentration are reversed outside the cells. As their relative concentration is reversed outside the cell, therefore Mg2 positive and K positive are concentrated in the cell, while Na positive and Ca2 positive are concentrated outside the cell. Ca2 positive ions are important for constituents of bonds, stabilize conformation of proteins, and trigger muscles contraction and release hormones, whereas magnesium form a complex of ATP, which is required for enzymatic reaction involving ATP in the cell. Now let us discuss about the role of the Na positive and K positive. Na positive and K positive play a very significant role in transport, which is very important for kidneys, which must preserve the proper concentration. All the mammalian cells contain a relatively high concentration of K positive and low concentration of Na positive, while in blood plasma and other cellular fluids have high concentration of Na positive and low concentration of K positive. Now the next is sodium-potassium transport. Let us discuss about the role of sodium. It is major component of blood plasma, which plays a very important role in action of nerve and the functioning of heart. It is very important in enzyme activation and helps in glucose and amino acid transportation through membranes. So let us discuss about the role of potassium. It helps to metabolize glucose and in the synthesis of protein, and it also helps to the activation of enzymes. This picture shows that how sodium and potassium help us in our functioning of our body. It helps in the functioning of brain, heart, kidney, and blood vessels. And the BP is independent effect of high dietary sodium. Now let us discuss about sodium-potassium pump. Most of the animal cells have high concentration of K positive and low concentration of Na positive inside the cell. However, in fluids outside the cell,
the concentration of Na positive is high as that of K positive is low. Thus, because of large concentration gradient inside and outside the cell, the transport of Na positive ion into cell is favored. This picture shows that Na positive is pumped out of the cell and K positive is inside the cell. Due to its lower concentration in most animal cells, K positive is in higher concentration, which is about 0.15 molar, and the low concentration of Na positive is about 0.01 molar inside the cell. As Sharon has told that in fluids outside the cell, the concentration of Na positive is high. It is near about 0.15 molar, whereas K positive, which is very low, is about 0.004 molar. The Na positive ions entering the cell must be pumped out again from the cell to maintain concentration. The maintenance of these large concentration gradients provide a driving force to carry out transport processes involving amino acids, sugars, nucleotides, etc. Some metabolic energy is expended to maintain the concentration gradient of Na positive and K positive ions inside and outside the cell. The mechanism for this process is known as sodium pump or Na positive K positive pump. So now let us discuss about the active transport of Na positive and K positive. The active transport of Na positive and K positive is of prime importance, and it is believed that to keep the osmotic pressure of the cell constant. The energy for the transport of these ions is provided hydrolysis of energy, which is rich in rich molecules of ATP. And this picture shows that the active transport against the concentration of the gradient with input of the energy. In some cells, each ATP molecules on hydrolysis gives ADP, transport 3 Na positive ions outside the cell and 2 K positive inside the cell, according to the reaction. The reaction shows that when ATP4 negative plus H2O plus 3 Na inside and 2K positive outside, it will give us 2K positive inside and ADP3 negative and H2PO4 plus 3 Na positive outside. Thus, the net resultant is that if one positive charge move outward per cycle, this makes sodium pump electrogenic in nature, which means that producing a change in the electrical potential of the cell. Hence, the binding site of ATP is located on the inside of the cell membrane, and whereas ADP is liberated and the phosphate group becomes bound to protein. Now let us discuss about the role of enzyme NAK positive ATPase in sodium potassium pump. This is the scientist Jens Christian Koch in 1957 has discovered that membranes with the sodium pump were found to contain an enzyme which is known as adenosine triphosphate. And he made some observations providing the evidence for Na positive and K positive ATPase, which is an integral part of sodium potassium pump. And the observations are: the Na positive K positive ATPase is present wherever Na positive K positive are actively transported. Both are tightly associated with the plasma membrane. Both have same orientation in plasma membrane. The variation in concentration of Na positive and K positive affect the ATPase activity. Na positive K positive pump can be reversed under suitable conditions so that ATP may be synthesized from ADP and phosphate group. Both are inhibited by cardotonic steroids. it has also been observed that the requirement for Na positive is very specific and no other ion can replace it. However, K positive can be replaced by other cations such as rubidium Rb positive, cesium Cs positive, and NH4 positive. The transport and enzymatic studies have shown that Na positive and K positive pump is oriented in the following ways.
Na positive must be inside and K positive must be outside the cell to activate ATPase. ATP is an effective substrate for the ATPase and pump only when it is present inside the cell. The steroids and cardotonic steroids inhibit the pump and ATPase when they are present outside the cell. Now, this picture shows that the schematic orientation of sodium potassium pump, in which vanadate V5 positive ion inhabits the pump and the ATPase only when it is present inside the cell. And this ATP is then form ADP plus PI, which are cardiotonic steroids inhibit from outside, and Na positive and K positive are forming intermediate. Now let us discuss about the mechanism of Na positive. The mechanism of Na positive and K positive pump is very complicated because of complexity of the membrane of the cell membranes. The site of phosphorylation is the side chain of a specific aspirate residue E. The phosphorylated intermediate EP then hydrolyzed and gets dephosphorylated in the presence of K positive and gives the original phosphoproteins. When the residue E react with ATP in the presence of Na positive and Mg2 positive, it will give us EP plus ADP, which is act as an intermediate in phosphorylation reaction. And then EP react with get hydrolyzed with water in the presence of K positive. It will give E and gives HPO4 2 negative, which can be dephosphorylized. Now, this result in the development of the electrical potential gradient across the cell membrane, which is responsible for transmission of nerve signal in the animals. The important feature of the pump is that ATP is not hydrolyzed unless Na positive and K positive are transported. In other words, we say that the system is coupled. The energy stored in ATP is also dissipated if the pump works. If Na positive and K positive pump is also reversible so that it synthesizes ATP. Now let us discuss about the biological role of alkaline and alkaline earth metals. Ca2 positive ions plays a very important role in biological processes. Calcium also plays a significant role in skeletal formation. These three pictures shows that the calcium role in the human body. It helps with the phosphorus in the mineral hydroxyapatite C5PO4 thrice OH. It is a major constituent of bones, teeth, and shells. This first picture shows that the calcium is helpful for muscle contraction and bone structure. And the next, calcium regulation. It shows that the calcium is regulated through the parathyroid glands and parathyroid hormones, and it increases the calcium in the bones and the calcium absorption from intestines and the bones. And it acts as a messenger for the hormonal action, act as a trigger for muscular contraction and the initiation of blood clotting. It also plays an important role in the stabilization of protein structure and helps in the maintenance of rhythm of heart. Let's discuss about the role of Ca2 positive in transport. Ca2 positive plays a very important role in muscles. It triggers a signal that stimulates muscles to contract. In the normal state, the concentration in the intracellular fluid is very low because nearly all the Ca2 positive ions in muscles pump into a complex network of vehicles known as sarcoplasmic reticulum. This picture shows the sarcoplasmic reticulum, which is a large network of vehicles. Now, their concentration in the intracellular fluid is about 10,000 times less than their concentration in extracellular fluids. The maintenance of low calcium is in a concentration in intracellular fluids is done by biochemical process, which is known as calcium pump. The Ca2 positive ion act as intermediary between the nerve impulse and muscle contraction. The relaxation of the muscle requires that Ca2 positive concentration be reduced to their resting levels.
This is accompanied by ATP-driven Ca2 positive transport proteins called Ca2 positive ATPase. Just like Na positive, K positive ATPase, which is an integral part of Na positive and K positive pump, that is sodium potassium pump. Similarly, Ca2 positive ATPase is also an integral part of calcium pump, Ca2 positive pump. So the maintenance of low calcium in concentration in the intracellular fluids is done by biochemical process known as calcium pump. The phosphorylation of Ca2 positive and Mg2 positive and dephosphorylation of Mg2 positive completes the cycle. The mechanism proceeds as when residue E reacts with ATP in the presence of Ca2 positive and Mg2 positive, it gives ADP and EP. Now, when EP gets hydrolyzed in the presence of Mg2 positive, it gives hydrogen phosphate, that is HPO4 2 negative. During the cycle, two Ca2 positive are transported for each ATP hydrolyzed. The very high affinity of ATPase for Ca2 positive helps it to effectively transport Ca2 positive from cytosol, where Cu2 positive is less than 10 raised to the power 5 molar into sarcoplasmic reticulum SR, where Ca2 positive is about 10 raised to the power minus 2 molar. Thank you. We gave a Thank you. special thanks to Honorable Sandeep sir. You have amazed and inspired us daily for this presentation, and for that, we are greatly thankful to you. Thank you all. Wish you all have a great day. थैंक यू वेरी मच बेटा शगुनदीप एंड शरणदीप वेरी बहुत अच्छी मेहनत की हुई है आपने प्रेजेंटेशन में. अगर किसी की कुछ क्वेरी है बेटा, कोई पूछना चाहे तो एनीबॉडी कैन आस्क. सर मेरा क्वेश्चन था सर, सोडियम पंप सर इलेक्ट्रोजेनिक होता है नेचर में, ये पूछना था सर. यस, इलेक्ट्रोजेनिक होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज करता है सेल के अंदर. ओके, गॉट इट. किसी और ने पूछना बेटा कुछ? ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा शगुनदीप एंड शरणदीप. वेलकम सर. Thank you, sir. अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रेजेंटर के पास, अर्श कुमार. हाँ जी सर. हाँ बेटा, तैयार हो आप? मैं प्रेजेंटर बनाऊं आपको? हाँ जी सर. हाँ जी. चलिए बेटा, अर्श मैंने कर दिया है, आपको प्रेजेंटर बना दिया. आप अपनी शेयर कीजिए स्लाइड वगैरह और प्रोसीड कीजिए बेटा. ओके सर. हो गया सर, देख लो. हाँ, स्क्रीन विजिबल हो गई है. हाँ बेटा, कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू. सर आई स्टार्टेड माय टॉपिक. वेट ए मिनट बेटा, अर्श वेट ए मिनट. अगर आप जैसे इसको, जैसे आपकी जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, जैसे ऊपर राइट आइकन है ना, प्ले का निशान नजर आना ना आपको सर्च के बराबर में. कौन सा सर? आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ ना प्रेजेंटेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शेयर्ड लिखा नजर आ रहा है ना, हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपके मोबाइल के. ठीक है, उसके नीचे एक एडिट का ऑप्शन है, फिर सर्च का, एक प्ले का भी है ना. हाँ जी. अगर आप उसको प्ले करोगे तो आपकी स्लाइड से शो चल पड़ेगा इसमें मोबाइल के अंदर, पूरी स्क्रीन पे नजर आएगा. ओके, वो ज्यादा बेटर लगेगा आई थिंक. तो देखो सर, ठीक है. हाँ यस, ये बेटर है ज्यादा. वेरी गुड, प्रोसीड बेटा. Good morning everyone. Myself Arsh Kumar. My presentation topic is about Bronsted-Lowry concept of acid and base. Firstly, you all know about what is acid and what is base. According to Bronsted-Lowry concept, there is a definition of acid and base. An acid is a substance which can donate a proton H positive ion, and a base is a substance which can accept a proton. On the other hand, an acid is a proton donor and a base is a proton acceptor. Now we take an example of this concept. In the given reaction, HCl react with NH3 to gives a NH4 positive ion plus Cl negative ion.
In this reaction, HCl loses a proton and is an acid, whereas NH3 accepts a proton and a base. The main advantage of this concept is that it is not restricted to neutral molecule or ions. Now I discuss about conjugate acid-base pair. Considered a reaction of an acid and a base, like as above reaction, HCl react with NH3 to gives a NH4 positive plus Cl negative ion. It is clear that HCl donate a proton, act as an acid, and form Cl negative ion, which has a tendency to accept a proton, act as an base. Similarly, NH3 accept a proton and act as a base, but it is form NH4 positive ion, which has a tendency to behave as an acid. On the other word, an acid donate a proton and become a base, and a base accept a proton and become an acid. The pair of acid and base which are formed from each other by the gain or loss of proton are called conjugate acid-base pair. Thus, Cl negative ion, HCl, NH4 positive and NH3 are conjugate acid-base pair. Thus, each conjugate acid has one extra proton and each conjugate base has one proton less. Now I discuss about advantage of this concept. The first point is it can explain the basic character of substance like Na2CO3, NH3, which do not contain OH negative group. And the second point is it can explain the acid-base reaction in the non-aqueous medium also. And the third point is this concept is not limited to molecules but also cover even the ionic species to act as acid or base. In the last, I discuss about limitation of Bronsted-Lowry concept. The first point is this concept cannot explain the reaction between acidic oxide like CO2, SO2, SO3, etc. and basic oxide like CaO, BaO, MgO, etc. which take place even in the absence of the solvent. The last point is substance like BF3, AlCl3 are known as behave as acid, but they do not have proton to donate. Thank you everyone. This is my topic about Bronsted-Lowry concept. Thank you, sir. Thank you, Batash. Anybody can have query regarding this topic? किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो बेटा इसके टॉपिक के अकॉर्डिंग हर्ष से तो आप पूछ सकते हैं. सर टॉपिक छोटा सा था, इसमें कोई वो तो नहीं है सर. नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है. देखो हमारी चीज क्या है, हमारा मेन मोटो है शुरुआत करना. किसी भी चीज की जो आप शुरुआत करते हैं तो वो सबसे बड़ी चीज है. हाँ जी सर. आपने देखा होगा इतनी प्रेजेंटेशन हो चुकी है, मैंने कभी भी किसी प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, जबकि मैं देख रहा हूँ, हर चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ. मेरा मकसद गलती निकालना नहीं है, अभी मेरा मकसद ये इनिशिएट करवाना. एक बार आप इनिशिएट करोगे गलती अपने आप पता लगेगी आपको. टाइम आने दो. आप लोगों की ये मैं रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन है. मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करूंगा, उसके बाद मैं किसी चैनल पर डाल के और आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ताकि आप खुद देखिए और कमियां होंगी वो सीखिए. ठीक है, क्योंकि हम इनिशिएट कर रहे हैं चीजों को. आपने कोशिश करी छोटे के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, इट डजंट मैटर. आप आपकी बार 5 मिनट 6 मिनट के साथ आए हैं, अगली बार जब आप आएंगे 10 मिनट के साथ आएंगे, 15 मिनट के साथ आएंगे, और जो कुछ इसमें गलतियां रही है वो मॉडिफिकेशन होगा उसका. तो डेफिनेटली डोंट वरी, कोशिश करिए, वो सबसे अच्छी बात है. और आप कोशिश करिए और डेफिनेटली होगी और चीजें भी. किसी और स्टूडेंट को कोई क्वेरी तो नहीं बेटा इसके रिगार्डिंग? एक प्रेजेंटेशन एडिशनल है हमारे पास, क्योंकि मेरे पास फोन आया था एक टीम का कि वो करवाना चाह रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन. उसका रीजन क्या था, क्योंकि उनकी जो टॉपिक जो था उसका प्रेजेंटेशन का वो था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के ऊपर. और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस अनफॉर्चुनेटली मैं इतना अभी करवा नहीं पाया उसको. तो शायद उनका कहीं ना कहीं माइंड में रहा होगा कि सर करवाएं उससे पहले हम करवा दें, कि शायद सर करवाएंगे तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, ऐसा सोचा होगा शायद में भी उन्होंने. बट आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं करवा दिया तो आप नहीं करवा पाओगे. डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं चाहे करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी आप करोगे तो कुछ ना कुछ एडिशनल ही चीज करोगे. निशांत, एम आई ऑडिबल बेटा? निशांत, यस सर. क्या आप दे सकते हो प्रेजेंटेशन अपनी अभी? हाँ जी सर, रेडी है.
ओके, कितनी देर लगेगी आपको प्रेजेंटेशन देने में? सर यही कुछ 12-13 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। ओके ओके, तो चलो आज कंटिन्यू करते हैं। आपकी आप प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटर किसको बनाऊं, सर आपको या सृष्टि को? सृष्टि को सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं प्रेजेंट करूंगी। ओके 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 बेटा, नाउ मैं आपको प्रेजेंटर बनाता हूँ ताकि आपकी आज ही हो जाए। ओके सर। चलिए प्रोसीड कीजिए बेटा आप। प्रेजेंटर मैंने बना दिया है, आई थिंक सो। सर स्क्रीन शो हो रही है? हाँ डेफिनेटली बेटा, बिल्कुल हो रही है। ओके सर। मैं भी खड़ा हूँ, मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स भी खड़े हैं। यस सर। चलिए बेटा कंटिन्यू कीजिए आप। इसको स्लाइड शेयर में हाँ, वेरी 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 ओके बेटा, कंटिन्यू। Good morning to all of you. all of you. A warm welcome to our respected Sandeep sir and my dear friends. So today we are here to present a presentation on the topic HSCB concept. Friends, what is HSCB concept? 1963, R.G. Pearson gave a simple rule for predicting the stability of compounds from acids and bases. This is called HSCB principle. HSCB concept के accordingly R.G. Pearson ने बताया था कि हार्ड एसिड प्रेफर करते हैं बाइंड करना हार्ड बेसिस के साथ, जो कि हमें देते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, whereas the soft acids prefer to binding with soft bases to give covalent complexes. It is sometimes referred to as hard-soft interaction principle. So friends, here we show a small chart of HSAB principle in which hard acid prefers to bind with hard base and soft acid prefers to bind with soft base. So friends, let us study about hard acids and soft acids and their classification of Lewis acid as hard acid and soft acid. Hard acid, the metal ions of alkali metals, alkaline earth metals, light transition metals with higher oxidation state and hydrogen. H plus ion are classified as hard acids. Soft acids, the metal ions of heavier transition metals that are second or third transition row metals, or the ions of lower oxidation state are considered as soft acids. In hard acids, we see H plus ion, Li plus, Na plus and many more are classified as hard acid. In soft acid, we have Cu plus, Ag plus, Ro plus and many more. These are classified as soft acids. Let us study some characteristics of hard acids and soft acids. Hard acids are cation with small size, cation of higher oxidation state. They do not possess large number of valence electrons and therefore their outer electron will not be easily distorted or removed. These ions cannot be easily polarized. Characteristics of soft acids. Soft acids have cations of larger size. They have usually zero or low oxidation state. Soft acids have larger number of valence electrons and therefore their outer electron will be easily removed or distorted. These ions can be easily polarized. Now next, we study about hard base and soft base and the classification of Lewis bases as hard and soft bases. Hard base, the ligand which prefer to form most stable complex with hard acids are classified as hard bases. These ligands contain molecules which generally have oxygen, chlorine, and nitrogen donor atoms. In soft base, the ligand which prefer to form stable complexes with soft acids are classified as soft bases. These ligands contain molecules which generally have phosphorus, sulfur, arsenic, etc. as donor atoms. Now, let us see classification of Lewis bases as hard and soft bases. NH3, RNH2, and 2H2 and many more are example of hard base, and H negative, R negative, C2H4, Cn negative are example of soft base. Let us see characteristics of hard bases and soft bases. The hard bases contain donor atoms of high electronegativity.
The donor atom of hard bases is of low polarizability. Hard bases are not easily oxidized. They have full low energy orbitals, and all hard bases are strongly linked to the protons. In soft bases, donor atoms have low electronegativity. These have donor atoms which are easily polarized. Soft bases are easily oxidized and contain empty low energy orbitals. The large electronegativity differences between hard acids and hard bases give rise to strong ionic interactions. हमने पहले ही पढ़ा है कि हार्ड एसिड्स जब बाइंड करते हैं हार्ड बेसिस के साथ प्रेफर करते हैं स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शंस देना, और जब सॉफ्ट एसिड्स बाइंड करते हैं सॉफ्ट बेसिस के साथ वो देते हैं स्ट्रॉन्ग कोवलेंट इंटरेक्शंस. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सॉफ्ट एसिड्स एंड सॉफ्ट बेसिस आर ऑलमोस्ट सेम and hence have less ionic interactions. That is, the interaction between them are more covalent. The interactions between hard acid soft base or soft acid hard base are mostly polar covalent and tend to be more reactive or less stable. The polar covalent compounds readily form either more ionic or more covalent compounds if they are allowed to react. So friends, here we show a small table, tabular table कह सकते हैं, in which there are characteristics and differences between hard acids and soft acids, hard base and soft base, just to remember. Friends, here we some have examples of hard acids, hard bases, and soft bases, and some borderline acids and borderline bases, which are known as intermediates acid and bases. Friends, let us study some applications of HSAB principle. First application of HSAB principle is stability of compounds. Let us consider a following general Lewis and base reaction. The complex AB would be most stable if A and B are either both hard or both soft. On the other hand, the complex would be least stable if A is soft and B is hard, also vice versa. For example, Ag is a soft acid and it combined with I negative, which is a soft base, forms a stable complex. Another example is when Ag positive ion combine with F negative ion. Ag positive ion is a soft acid and F negative ion is a hard base. They form an unstable complex. Now the second application is the prediction of coordination in complex of ambident ligand. Here we have SCN negative, which is an ambident ligand which can coordinate through N or S atom. In first case, we see SCN coordinate through S atom. In second case, we see SCN coordinate through N atom. In first case, PD2 positive is a soft acid, so it preferred to coordinate through softer S atom. In second case, CO2 positive is a hard acid, so it preferred to coordinate through harder N atom. Third application is classification of acids and bases. For a given base, B can be classified as a hard or a soft base depending upon the behavior of this equilibrium reaction. If B is soft base, then the right hand side reaction will be favored, and if it is hard, then left hand side reaction will be favored. For example, R2SH is a soft base and CS3Hg positive is a soft acid, gives a forward reaction because both are soft base and soft acid. And in another example, NH4 is a hard base plus CS3Hg positive is a soft acid, gives backward reaction. Now the fourth application is occurrence of ores and minerals. Here we have Mg2 positive, Ca2 positive, Al3 positive occur mostly as their oxides, carbonates or halides. This is due to their preferred hard acid-base interaction because
Oxide, carbonates, and halides are hard bases. Cu positive, Ag positive, Pb2 positive, etc. occur as their sulfides because of stable compounds of soft acid with soft base. And the last, fifth application is poisoning of metal catalysts. Metal catalysts like Ni, Pt, Pd, MO, which are soft acids, are easily poisoned by substance like carbon monoxide, unsaturated hydrocarbons, and arsenic containing ligands, which are soft bases. Due to soft acid soft base interaction, these ligands are strongly absorbed on the surface of metal and thus block that active site. Now friends, let us study some limitations of HACCP principle. First limitation is this principle does not provide any quantitative scale of measurement. HACCP principle does not take into account acidic and basic character of compounds. Third is, as it states that hard and soft interaction to form product formation is stable, but hard soft interaction is unstable. But we see many compounds were known in which hard soft interaction are also stable. Here we have an example HF, which is a hard acid, and SO3 negative, which is a soft base. They react and form HSO3 negative, which is hard soft interaction. According to HACCP principle, the product is unstable but is proved. Thank you everyone, Thank you, and have a everyone. nice day. Nice day. Our special thanks to Sandeep sir. Thank you very much, Srishti and Nishant. Thank you, sir. Thank you, sir. Any students have any query regarding this topic? Okay, no questions. Sure, anyhow. Once again, thank you very much, beta. And Thank once you so again, much, sir. once again, thank you very sir. much, all the teams which are presenting their presentation today. And no doubt, और सबसे बड़ी